गुड इवनिंग वासुदेव, गुड इवनिंग देव मल्या, गुड इवनिंग शिवांश, गुड इवनिंग कैलाश, गुड इवनिंग अभिनव, बारमय, गगन, संपद, गुड इवनिंग स्वास्तिक, गुड इवनिंग कार्तिक, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मोहम्मद इब्राहिम, गुड इवनिंग अबीर, गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग सोहम, good evening. Yes, very good evening to all of you. Please let me know that voice is clear and video is clear. सब लोग बता दो मुझे एक बार, ठीक है? Good evening to the first class of discrete mathematics. Good evening to all of you. Yes, everything is clear. That's good. ठीक है, चलो. मेरी सिर्फ यही वाली बैच बाकी थी, बाकी का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. कोई बात नहीं, मतलब डू नॉट बी क्या कहते हैं कि तुम लोग डरो मत डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से. इट इज वेरी इजी. ओनली थिंग यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस. बाकी का तो इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में. ठीक है, एक बार सब लोग रेडी हो जाए तो वी विल स्टार्ट इट. ओके दीपाकर, इवन मैं भी वेट कर रहा था, ठीक है, डिस्क्रीट का कि आपकी बैच में जो है वो कब स्टार्ट हो. ठीक है, फाइनली इट हैज बीन स्टार्टेड, सो डू नॉट वरी, आई विल कंप्लीट ऑन टाइम. शुरू में थोड़े से कम लेक्चर जाएंगे, बट धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा. कोई बात नहीं, आप लोग अगर वीक भी हो तो भी मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले ना एक बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हम लोग ना क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कितने कितने होते हैं. अब जैसे मैं अगर ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो पहला एक टॉपिक है जिसको हम लोग ग्राफ थ्योरी कहते हैं. ठीक है, और फिर दूसरी एक टॉपिक है जिसको हम लोग लॉजिक कहेंगे. ठीक है, वी विल बी हैविंग अ लॉजिक. और उसके बाद में हमारे पास में सेट थ्योरी आएगा. और फिर लास्ट में हम लोग जो है वो कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ लेंगे कि बेसिकली ये जो होगा वो आपका कॉम्बिनेट्रिक्स हो जाएगा. तो हमारे पास में बेसिकली जो है ना, ठीक है, अब हम लोग ग्राफ थ्योरी, लॉजिक और सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये है क्या और कैसे हम लोग जाएंगे और इसको समझेंगे. अच्छा, देयर आर समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि मैं ना मैं मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है. तो मैं क्या करता हूं मालूम है, मैं पहले से 15 या 20 मिनट की एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसके बाद में कंटिन्यूस एक्सप्लेनेशन रहेगी, उसके बाद में थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूं और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया. तो आप लोगों को क्या करना है मालूम है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग हाँ या में जवाब दे देना, या तो ना में जवाब दे देना. ठीक है, अगर कहीं पर रिपीट करना होगा, ठीक है, और जो भी रिपीट करना होगा मुझे बता देना, उस हिसाब से जो है मैं आप लोगों को वो रिपीट भी कर दूंगा, तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ऐसे बीच में चैट करना और बीच में, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, वेटेज कितना है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. तो बस थोड़ा सा जो है ना वो वेट कर लेना, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में. देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे पास में 4 टॉपिक हैं. एक है ग्राफ थ्योरी, लॉजिक, सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स का. अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसके वेटेज बेसिकली कितने होते हैं. जैसे ग्राफ थ्योरी जो होता है ना वो बेसिकली 4 to 6 मार्क्स का आ जाता है. ठीक है, लॉजिक जो है वो बेसिकली 2 से 4 मार्क का आता है, और सेट थ्योरी भी जो है वो 2 से 4 मार्क का आता है, और कॉम्बिनेट्रिक्स भी जो है वो बेसिकली 2 से 4 मार्क का आता है. मतलब अब जब ना मैं अगर लेफ्ट साइड के बारे में बात करूंगा तो लेफ्ट साइड की गारंटी रहती है कि वो इस बार आने ही वाला है. ठीक है, और 4 मार्क का, जैसे अभी ये लेफ्ट साइड में 4 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको 4 मार्क्स के ग्राफ थ्योरी में आएगा. लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि गेट के क्वेश्चन जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनसर्टेनिटी वाले होते हैं. ठीक है, मतलब दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द होल वर्ल्ड, मतलब 8th टफेस्ट एग्जामिनेशन है पूरी दुनिया का. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बड़ा ही बेसिक एग्जामिनेशन है और हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं.
यहां पर लिखने का मतलब यह है कि ये 4 मार्क्स का जो है वो आएगा ही आएगा, और कभी कभी 6 मार्क्स का भी पूछ लेता है। अब लॉजिक में मैं बोलूं तो 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा पेपर में, लेकिन कभी कभी ये 4 मार्क्स का भी पूछ लेता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसकी जो रेंज होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8 और 10, तो ये रेंज करता है 10 मार्क्स से लेके 6, 4, 10 और 14 और 18, तो ये 10 से 18 मार्क्स तक रेंज करता है। ठीक है, तो कभी कभी ये 10 का पूछेगा, कभी कभी 12 मार्क्स का चले जाता है, कभी कभी 13 मार्क्स का चले जाता है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि इट ऑल्सो वेंट टू 14 और 16 मार्क्स, लेकिन अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी इट रेंजेस टू 14 मार्क्स, 15 मार्क्स। तो मिनिमम जो है वो 10 मार्क्स आएगा ही आएगा, मैक्सिमम इट रेंज टू 18 मार्क्स। ये इसका रेंज है किसका, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट, टफेस्ट तो नहीं बोलूंगा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ए डिस्क्रीट। कंप्यूटर साइंस का जो एक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक एल्गोरिथम एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया, वैसे ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर बारे में बात करोगे तो स्कोरिंग तो बेसिकली सब कुछ होता है, अगर कॉन्सेप्ट आए तो सब कुछ स्कोरिंग ही होता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कुछ भी स्कोरिंग नहीं हो जाता है। हाँ, अगर ओवरऑल बोलोगे तो यस इट इज अ मैथमेटिक्स, तो बेसिकली इट इज अ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, और उसके हिसाब से ये स्कोरिंग बोल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों में बेसिक और एडवांस होते हैं। मतलब ग्राफ थ्योरी में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस क्वेश्चन आते हैं। देखो, ग्राफ थ्योरी पढ़ने का तरीका और लॉजिक और सेट थ्योरी और कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ने के तरीके जो होते हैं वो बेसिकली अलग अलग होते हैं। ग्राफ थ्योरी में जो पढ़ने का तरीका होता है वो विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन करोगे, ग्राफ थ्योरी आपको उतनी अच्छे से समझ में आती है। बाद में लॉजिक, सेट थ्योरी और कॉम्बिनेटरिक्स जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, मतलब पेन और पेपर। अगर आपको लॉजिक पढ़ना है और फिर सेट थ्योरी पढ़ना है और कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन और पेपर। पहले तो पेन और पेपर लेके आओ, उसके बाद में फिर हम लॉजिक पढ़ेंगे, उसके बाद में सेट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ेंगे। लेकिन ग्राफ थ्योरी पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी में जो है वो हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करेंगे। तो अब ग्राफ थ्योरी जो होता है वो इसमें ज्यादा वेटेज का होता है, इसलिए हम लोग ग्राफ थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे। तो वी विल बी ट्राइंग टू स्टार्ट विद ग्राफ थ्योरी। अब बात यह आती है कि सर पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस कहां से करें। पढ़ने के बाद में मैं आप लोगों को जो है वो आई विल प्रोवाइड द शीट। ठीक है, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो। और बाकी का अगर आप देखोगे तो मैं डिस्क्रीट में इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा कि यू विल बी हैविंग इनफ, तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहेंगे कि सर मेरे को डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ने के बाद में कौन सी किताब पढूं। अगर एक बार आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली तो डिस्क्रीट पढ़ने की कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो कोई किताब का नाम बता दो, तो मैं उनको बोलूंगा कि एक किताब है केनेथ एच रोजन। तो इसमें क्या करना मालूम है, इसमें आप लोग जो है वो प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। ठीक है, और वो प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर जो मेरे जो मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करने होंगे, और आप कहां पूछोगे, ऑफिशियली। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो वो टेलीग्राम जो है वो ये है मेरा, सतीश सर और पी @सतीश सर पी, बाकी स्मॉल है, कैपिटल पी है। तो ये ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो कि सर कौन कौन से रोजन के क्वेश्चंस करने। हालांकि वो बात का प्रोसेस है, तब तक आप लोगों की और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। अब शुरू में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर थोड़ा फास्ट, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो वो शुरू में एक बार होता है, जब 1 या 2 घंटे के सेशन हो जाएंगे, जैसे ही पहला सेशन होगा आप लोगों को ये लग जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। तो एक बार अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो सब कुछ हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू इसका, ये थी किताब की नाम, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। दूसरा अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, और इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस आप लोग अलग अलग जगहों पे पाओगे। जैसे इसके अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ग्राफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको एल्गोरिथम में भी देखने को मिलेंगे, और ग्राफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क में भी पढ़ने को मिलेंगे।
ग्राफ थ्योरीज में आपका ट्री का कॉन्सेप्ट आता है जो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में भी मिलने को देखने को मिलता है। बाद में लॉजिक के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आप टीओसी में कैसे यूज किया जाता है। बाकी मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसके एप्लीकेशंस आपको मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, चाहे वो टीओसी हो, चाहे वो डीबीएमएस हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, ठीक है। उसके बाद में चाहे वो कोई भी अलग अलग टॉपिक हो, तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस होल पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस विल बी रिलेटेड टू दैट। अब चलते हैं, ठीक है, जो ग्राफ के बारे में बात करते हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो स्टार्ट करें। जैसा मैंने बोला कि आप लोग बीच में कमेंट ना करिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा और फिर मैं आप लोगों को उस बीच में कमेंट ले लूंगा। अब जब मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो उस बीच में यू विल नॉट बी हैविंग, आई कैन नॉट, मतलब एक ही टाइम पे मैं पढ़ाऊं और एक ही टाइम पे कमेंट देखूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है लेकिन दैट इज नॉट एफिशिएंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लेक्चर दे दूंगा 20 मिनट का, फिर मैं रोक के फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब कुछ लोग बच्चे ये कहते हैं कि नोट्स बनाना जरूरी है क्लास के टाइम पे, तो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, बट आई वुड बी सजेस्टिंग कि रनिंग नोट्स बनाना इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चले स्टार्ट कर ले हम लोग। ओके ठीक है। Okay, good evening to all of you. So now I am starting your graph theory and everything that will be related to that. तो please focus यहाँ पर। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा। अगर इसके पहले आप लोगों ने कभी ग्राफ नहीं पढ़ा होगा, इसके पहले आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम हुई रही ग्राफ में, तो अभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले मैं छोटा छोटा बेसिक्स पढ़ाऊंगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज होती है जो, आप ये समझ जाओ कि एक घर है, उस घर में 10,000 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। आपको एक नया प्रॉब्लम मिलेगा तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपका वो प्रॉब्लम देखना है और फिर उस प्रॉब्लम में ये देखो कि इस घर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। उस घर में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे, तो अच्छा इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। यही बेसिक है मैथमेटिक्स का। प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं सोचना है, ये प्रॉब्लम के लिए क्या रहेगा, अच्छा ये वाला पिक करो, उसमें रखो, आंसर मिल जाएगा। अब ये जो 10,000 फॉर्मूलेज होंगी, ये कहां पर है, ये आपका दिमाग है बेसिकली, जिसमें हमको रिवाइज कर करके ये सारे फॉर्मूलेज फिट करने पड़ेंगे। जब क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस पे हम लोग वो अपने दिमाग से फॉर्मूला उठा के रख लेते हैं। यही है बेसिक सारे मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देता हूं कि बेसिकली ग्राफ थ्योरी स्टार्ट कैसे हुई। जैसे आप लोगों ने हमेशा से ये पढ़ा होगा कि एंशिएंट टाइम में जब राजा होता था, ठीक है, कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ सुनना है, वही प्री रिक्वेस्ट है। अब मुझे अगर पढ़ाने दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि बाकी की ये बेहुदा वाले क्वेश्चंस पूछोगे कि रेफरेंस बुक बता दो, वो तो बता दिया, कितने मार्क्स का होगा वही बता दिया, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन है होल्ड कर लीजिए, लेट मी पहली क्लास है स्टार्ट तो करवाने दीजिए, नहीं तो फिर मेरे को यही आपके डाउट ही लेना पड़ जाएंगे, ठीक है। You find me little bit rude, but I am not rude. I just want to teach you. That is a very simple thing. Okay. देखो हुआ क्या मालूम है, 1736 में जैसे वहां पर एक राजा था। अब आप लोगों ने हमेशा से एक चीज देखी है कि जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे चलते बलते रहते हैं, तो फिर वो देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, मतलब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सोचते हैं वो, ठीक है। दे आर टुवर्ड्स मेंटली थिंग्स, सोचते हैं अगर ये ऐसे होगा तो क्या होगा, ये ऐसे होगा तो क्या होगा। आपने अकबर बिरबल की कहानी सुनी होगी, तो अकबर कभी भी जाते हैं तो बिरबल से पूछते हैं कि अगर तुम ये सॉल्व कर दिए तो मैं तुम्हें इतने रिवॉर्ड दूंगा, अगर तुम ये सॉल्व कर दिए तो मैं तुम्हें इतने रिवॉर्ड दूंगा। वैसे ही 1736 में, ठीक है, एक प्रॉब्लम आई। वहां का एक राजा था, उसने एक देखा कि उसके राज्य में ना कुछ आइलैंड है, मतलब नदी बह रही है, वो नदी ने क्या किया, कुछ आइलैंड काट के साइड में कर दिए। जैसे ये हो गया आपका आइलैंड ए, ये एक जमीन है, और फिर एक दूसरी जमीन है बी, और फिर एक तीसरी जमीन है सी, और फिर यहां पर एक जमीन आती है जिसको हम लोग डी कहते हैं।
अब क्या हुआ कि ये जमीन से ये जमीन तक ब्रिज है, इस जमीन से इस जमीन तक ब्रिज है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ब्रिज है। तब वो जब राजा जा रहा था वहां पर, तो उसने ये बोला कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सॉल्यूशन इसमें से पता कर ले। दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है कि आप जहां से स्टार्ट करोगे आपको वापस वहीं पर आना है। जैसे कि अगर आप ए से, आइलैंड ए से स्टार्ट किया तो आपको घूम के वापस ए पे आना है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको यू हैव टू क्रॉस ऑल ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस, ऑल ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस, ठीक है, एग्जैक्टली वंस। तो ये दो चीजें एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करनी है। तो राजा ने बोला कि अगर जो इसे सॉल्व करेगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। तो अब इसमें सब लोग लग गए। तो अब हमें क्या करना है, या तो आप ए से स्टार्ट कर सकते हो या तो बी से, मतलब किसी भी आइलैंड से स्टार्ट करना है हमको, हमको वापस उसी आइलैंड पे आना है। अब जैसे मैंने अगर आइलैंड ए से स्टार्ट किया तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं वापस मुझे उसी आइलैंड पे आना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आई हैव टू क्रॉस ऑल द ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस। अब जैसे मैंने अगर ए से स्टार्ट किया तो मैं बी पे गया, बी के बाद में मैं सी पे गया, और सी के बाद में मैं डी पे गया, और डी के बाद में मैं क्या किया, मैं आके ए पे रुक गया। तो इसमें मैं क्या हो रहा है मालूम है, इसमें ये सेकंड वाली कंडीशन मेरी जो, सॉरी, इसमें जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि मैं जहां से स्टार्ट किया मैं वापस घूम के वहीं पर आ गया, लेकिन मेरी सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत लोगों ने ट्राई किया, उन्होंने, अगर आप भी ट्राई किए रहोगे, अगर आप भी अपना दिमाग लगाओगे तो होगा क्या मालूम है, या तो आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर पाओगे या तो आप दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाओगे, लेकिन दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे जो है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो है वो बेसिकली एंड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको ये पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था सर ऑयलर, ठीक है, यूलर बोलते हैं कुछ लोग ऑयलर बोलते हैं। तो उनके पास में ये प्रॉब्लम गई, तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने बोला कि ये दोनों कंडीशन जो है वो एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तब राजा ने बोला कि टेल मी द रीजन। तो उन्होंने कुछ कुछ इसका रीजन दिया। अब आप एक्साइटेड रहोगे, क्यूरियस रहोगे कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन मैं आप लोगों को जो है वो मैं एक 5-6 घंटे के बाद में दूंगा, मतलब जब 5-6 घंटे लेक्चर के बाद में दूंगा, 2-3 सेशन के बाद में दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये क्यों बताया, फिलहाल के लिए मैंने इसलिए बताया कि ग्राफ थ्योरी का जन्म कहां से हुआ था, और दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है वो ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर को मेरे तरफ से। अब यूलर ने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई है, इसका आंसर जो है थोड़ा सा वेट कर लेना, क्यूरियोसिटी के लिए बस मैंने ये किया। उन्होंने बोला कि अगर आपको ग्राफ थ्योरी पढ़नी है तो आपको 2-3 चीजों की देखने की जरूरत पड़ेगी, और 2-3 चीजों का ये है कि जब कभी भी हम लोग कहीं पर भी ज्वाइंट देखेंगे, और या फिर जब कभी भी हम लोग कोई भी कहीं पर भी पॉइंट देखेंगे, तो हमको क्या कंसीडर करना है, हमको ना एक वर्टेक्स कंसीडर करना है। तो आप कहीं पर भी, अब जैसे आपने को ग्राफ थ्योरी पढ़ना है तो कहीं पर भी हम लोगों ने, ये किसने बोला, यूलर ने बोला, कहीं पर भी हम लोगों ने पॉइंट देख लिया, कहीं पर भी हम लोगों ने ज्वाइंट देख लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्टेक्स बोलूंगा। अब ये वाला पॉइंट दिख रहा है तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, वर्टेक्स बोलूंगा। जहां कहीं पर भी पॉइंट है, अब जैसे ये पेन है, पेन का ये वाला जो है ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, वर्टेक्स बोलूंगा। इन ए सिंगुलर टर्म इसको वर्टेक्स बोला जाता है, ये प्लूरल टर्म में इसको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। और कहीं पर भी अगर आप लोगों ने लाइन देख लिया या कहीं पर भी आप लोगों ने ब्रांच देख लिया, तो उसको हम लोग सिंगुलर वर्ड में क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, और प्लूरल वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। अब यही है डेफिनेशन, ये पहला हमारा अजम्पशन है ग्राफ थ्योरी को पढ़ने का, ये दो चीजों का अजम्पशन है। अब ये दो चीजों के अजम्पशन के ऊपर ही हम लोग ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चाहे अगर आप घर पे टाइल्स भी देखोगे, अगर आप लोग जहां पर भी पढ़ रहे हो नीचे अगर टाइल्स देखोगे तो टाइल्स के ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, तो उसमें यहां पर ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बेसिकली वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला भी वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है वो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। या चाहे इसका एग्जांपल ले लो, चाहे समझो कि ये एक राउटर 1 है और दिस वन इज बेसिकली कनेक्टेड टू अनदर राउटर। अब ये वाला राउटर एक पॉइंट है तो इसको हम लोग वर्टेक्स कंसीडर करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी वर्टेक्स कंसीडर करेंगे। चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जांपल लेके आओ, उसमें जहां कहीं पर भी पॉइंट होगा, जहां कहीं पर भी दो चीजों, दो लाइन का कनेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वर्टेक्स कंसीडर करेंगे।
सिंगुलर में इसको वर्टेक्स बोला जाता है, प्लूरल में इसे वर्टाइसेस बोला जाता है। अगर हमारे पास में लाइन है या ब्रांच है तो इसको हम लोग एज या एजेस बोलते हैं। तो अब बेसिकली ग्राफ क्या है, अब ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास में ये एक जी है जो हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया किसके लिए, ग्राफ का, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में सिंबल का रिप्रेजेंटेशन बहुत होता है। तो हमारे पास में ग्राफ है जी जो बेसिकली डिफाइन करता है v कॉमा ई के साथ में। अब ये v कॉमा ई क्या है, v कॉमा ई, ये जो v डिफाइन करता है उसको हम लोग सेट ऑफ वर्टाइसेस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो e होता है इसको हम लोग सेट ऑफ एजेस बोलते हैं। तो अब अगर कोई भी पूछेगा कि भाई ग्राफ का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि जो ग्राफ डिफाइन होती है वो पहले सेट ऑफ वर्टाइसेस लिखा जाता है, उसके बाद में सेट ऑफ एजेस लिखा जाता है। तो सर क्या ये रूल है, रूल तो नहीं बोलूंगा, ये एक स्टैंडर्ड है जो सब लोग मानते हैं, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि सर मैं जो ग्राफ लिखूंगा वो सेट ऑफ एजेस पहले लिखूंगा, वर्टाइसेस बाद में लिखूंगा, लेकिन जो गेट में क्वेश्चन आता है, गेट का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही है कि पहले हम लोग सेट ऑफ वर्टाइसेस लिखते हैं फिर सेट ऑफ एजेस लिखते हैं। तो हम लोग भी स्टैंडर्ड ही मानेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड ये है कि अगर किसी ने पूछा कि ग्राफ क्या होता है तो आप उसको बोलो कि देखो भाई ग्राफ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये एक सेट ऑफ वर्टाइसेस होता है और ये एक सेट ऑफ एजेस होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि पहले जितने भी पॉइंट होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं और फिर जितने भी एजेस होते हैं फिर उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट whatever the things will be there, पहले सेट ऑफ वर्टाइसेस आता है फिर सेट ऑफ एजेस आता है। लेकिन सर ये वर्टाइसेस है क्या, ये वर्टाइसेस है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट होंगे उनको पहले लिख लिया जाता है और जितनी लाइन होती है उनको बाद में लिखा जाता है। अब देखो ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। अब लेट मी कंसिडर कि मैंने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इसको डिफाइन तो हम लोगों ने किया है लेकिन इसका मैथमेटिकल वे में भी मैं रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूं। जैसे ये वाला एक पॉइंट है तो इसको एक वर्टेक्स 1 ले लिया, ये एक वर्टेक्स 2 हो गया, ये एक वर्टेक्स 3 हो गया, ये हमारा वर्टेक्स 4 हो गया और ये वाला वर्टेक्स 5 हो गया। अब अगर मैं एजेस के बारे में बात करूं तो ये वाली लाइन है, दिस विल बिकम योर एज नंबर 1। अब ये वाला एज है, दिस विल बिकम योर एज नंबर 2। ये वाली जो चीज है इसको हम लोग एज नंबर 3 बोल देंगे। ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग एज नंबर 4, ये एज नंबर 5 और ये एज नंबर 6 और ये एज नंबर 7। तो हमारे पास में हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ को डिफाइन कर दिया। अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन मुझे देखना पड़ेगा तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ग्राफ इज बेसिकली डिफाइनिंग एज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। अब ये v क्या है, v को हम लोग सेट ऑफ वर्टाइसेस कहते हैं। तो v इज बेसिकली डिफाइनिंग एज व्हाट, v इज बेसिकली डिफाइनिंग एज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस। अब यहां पर वर्टाइसेस क्या है, वर्टाइसेस अगर आप लोग देखोगे तो v1 है, फिर v2 है, फिर v3 है, फिर v4 है और फिर v5 है। उसके बाद में e क्या लिखा होता है, e जो होता है वो सेट ऑफ एजेस लिखा होता है। अब ये सेट ऑफ एजेस का मतलब क्या है, हमारे पास में 7 नंबर ऑफ एजेस है, जो e1 है, फिर e2 है, ऐसे करते करते 7 नंबर ऑफ एजेस है। तो ये हमारा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है और इस पिक्चर रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। लेकिन कॉलेज में हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका एक और पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हमेशा मिस करते हैं, वो मैं लिख लेता हूं यहां पर। अब अगर किसी ने पूछा कि ग्राफ क्या होता है तो उसको बोलो कि देख भाई ग्राफ जो होती है वो एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन का पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं और फिर लाइन लिख लेते हैं। मतलब जितने भी पॉइंट है उसको पहले लिख लो और जितनी भी लाइन है उसको बाद में लिख लो। ये जो v है वो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया, सेट ऑफ पॉइंट्स कह लो, सेट ऑफ वर्टाइसेस कह लो। फिर ये जो e हो गया उसको सेट ऑफ एजेस कह लेते हैं या सेट ऑफ लाइंस कह लेते हैं। एक और स्टेटमेंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि each edge must be associated with, ठीक है, associated with unordered pair of vertices, with unordered pair of vertices। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मिलके ही ग्राफ की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना इसको मिस कर जाते हैं। मतलब कॉलेज में तो हम लोग मिस ही करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि जब कभी भी आप लाइन का जिक्र करोगे वो आपकी लाइन जो होगी वो 2 पॉइंट के बीच में ही होगी। अब मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं।
सर एज का मतलब क्या हो गया? एज का मतलब दोस्त लाइन हो गई। तो ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सर मेरे को पेयर ऑफ वर्टाइसेस तो समझ में आ गया। पेयर ऑफ वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है कि पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन सर मेरे को ना इसका मतलब नहीं समझ में आया, अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है जिसमें कोई ऑर्डरिंग ना हो। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा लाइव एग्जांपल है। अब अगर मैं बोलूंगा कि देखो भाई इवन जो है वो किसके साथ में एसोसिएट हो रहा है, तब आप बोलोगे कि सर इवन जो है वो v1 कॉमा v2 के साथ में एसोसिएट हो रहा है। तो एक लड़का बोलेगा कि भाई क्या जरूरी है v1 कॉमा v2 के साथ में एसोसिएट हो? मैं अगर बोलूं कि इवन मेरा जो है वो v2 कॉमा v1 के साथ में एसोसिएट हो रहा है तो क्या बोलोगे आप? तो मैं बोलूंगा यार कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक्चुअली इसमें कोई ऑर्डर नहीं है ना। अब एक बच्चा बोलेगा कि इवन जो एसोसिएट करता है वो v1 और v2 के साथ में एसोसिएट करता है। फिर एक बच्चा बोलेगा कि नहीं नहीं वो v2 और v1 के साथ में एसोसिएट कर रहा है। तो मैं किस दूसरे बच्चे को बोलूं? ठीक है, अब मैं किस दूसरे बच्चे को बोलूं कि क्या इवन ये वाला सही है कि ये वाला सही है? एक्चुअली ये दोनों सही है। क्यों दोनों सही है? क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है जिसमें कोई ऑर्डरिंग ना हो। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। यस, अगर इसके अनऑर्डर्ड के जगह पर मैं ऑर्डरिंग ला दूं तब वो आपकी डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगी। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ग्राफ दो तरीके की होती है? ग्राफ दो तरीके की होती है। एक को अनऑर्डर्ड मतलब अनडिरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका ऑर्डर्ड हो जाएगा जिसको हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर ये ले लूं, ठीक है। अब इसमें ये वाला ग्राफ, ये वाला, अब इसकी एज E1 हो गई, इसकी एज E2, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2 और ये वर्टेक्स 3। अब यहां पर ये जो E1 एसोसिएट हो रहा है वो वर्टेक्स नंबर 1 और वर्टेक्स नंबर 2। इसमें देखो यहां पर ऑर्डरिंग है कि E1 जो एसोसिएट हो रहा है वो 1 से 2 जा रहा है। अब ये जो E2 एसोसिएट हो रहा है वो 1 से 3 जा रहा है। तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, इसको हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो ये फर्क होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में और डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट, दैट विल बी रिलेटेड टू थिंग्स, ठीक है। देखो आप लोगों का जो भी डाउट आएगा वो मेरा नेक्स्ट स्लाइड होगा। आपकी ये पहली क्लास है तो आपको ऐसा लग रहा है, आपका सारा डाउट आगे है। वर्टाइसेस नंबरिंग लाइक V2 V3 नंबरिंग करने से कोई रूल है क्या? कोई रूल नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ में ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टाइसेस होगा। वेरी गुड निखिल, कैन वी say that graph is a set of vertices and edges because set is also unordered? वही तो मैंने लिखा है कि ग्राफ इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। आपका जो डाउट होगा वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड होगी, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस आप लोग सुनते जाओ, मेरा फ्लो मत ब्रेक करो बस। आगे है सोहिनी जी, आपका जो भी डाउट होगा वो आपका, मैंने बताया ना मेरे को 20 मिनट दे दो, सारे डाउट्स उसमें आ जाएंगे। आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया मालूम है? मेरा फ्लो मत ब्रेक करो, आपके सारे डाउट्स आगे आएंगे धीरे 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 धीरे। आप एक चीज याद रखना कि आपके मन में जो उत्सुकता हो रही है, जो क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये डाउट क्या होगा, थोड़ा सा वेट करोगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में दिख ही जाएगा। 25 मिनट के बाद में अगर आप लोगों को कहीं पर भी लगे कि मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बीच में रोक देना, सर कि आप गलत थे, आपने 25 मिनट का टाइम लिया, ये स्लॉट पढ़ा है लेकिन इसमें मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैं आपसे क्षमा मांगूंगा और मैं आपसे फिर आपका डाउट ले लूंगा। पहले मुझे पढ़ा लेने दो, आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो आ जाएंगे आगे आगे चलते चलते, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है कि देखो ग्राफ जो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन जी होता है, जहां पर पहला सेट ऑफ वर्टाइसेस लिखा जाता है, दूसरा सेट ऑफ एजेस लिखा जाता है। तो ग्राफ अगर किसी ने पूछा कि ग्राफ क्या होता है तो आप बोलोगे कि इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। उसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट है कि ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अच्छा, अगर ये वाले स्टेटमेंट को मैं डिकोड करूं ना, तो देखो कभी भी अगर आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखा तो इट इज नॉट वैलिड इन टू ग्राफ। कभी भी आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखा तो इट इज नॉट वैलिड इनटू ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होगा कि हर एक एज जो होगी ना वो कन्फाइंड होगी,
मतलब वो यहां पर भी आपको एक पेयर ऑफ वर्टेक्स मिलेगा, यहां पर भी आपको एक पेयर ऑफ वर्टेक्स मिलेगा। मतलब हर एक एज, चाहे कोई भी एक एज लोगे, उसमें ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सो द ओनली वैलिड थिंग विल बी लाइक दिस, इट इज नॉट, यहां पर आपको वर्टेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो यहां पर है, यहां पर आपको एक जगह वर्टेक्स मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं मिल रहा है, और यही लाइन है कि ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, सो दैट विल बी रिलेटेड टू दैट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, फाइनाइट ग्राफ के बारे में आर्यन में बात कर रहा हूं, इनफाइनाइट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। अब हम लोगों ने ये डेफिनेशन समझ ली है, अब ना कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, तो उन डेफिनेशंस को पढ़ने के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मेरे पास में ये एक ग्राफ है, ठीक है, मैंने क्या किया, अब इस ग्राफ में कुछ डेफिनेशंस हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट दोस टाइप ऑफ डेफिनेशंस व्हिच विल बी रिलेटेड टू दैट। मेरे को ये ग्राफ का जरूरत पड़ेगा तो मैं इसकी ना कॉपी बना लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका नोट सेम है, ठीक है, मैंने नोट्स में कुछ नहीं किया है, मैंने बस कॉपी क्रिएट कर ली है, ये देखो यहां पर है, मैंने बस कॉपी क्रिएट कर ली है, तो डू नॉट वरी। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहा जाता है कि एंड वर्टाइसेस। अब ये एंड वर्टाइसेस क्या होता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। देखो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जब कभी भी हम लोग ना कोई भी एक एज लेते हैं, तो ये वाली एज क्या होती है ना, इट इज रिलेटेड टू अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, बराबर। इन्हीं अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस को हम लोग एंड वर्टाइसेस कहते हैं। मतलब आसान है डेफिनेशन को समझना, इसका एक एंड ये हो गया, इसका एक एंड ये हो गया, तो इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, एंड वर्टाइसेस कहते हैं, ठीक है। सो दिस अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, पेयर ऑफ vertices are called, pair of vertices are called end vertices, are called end vertices. It's a very simple definition. अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि E1 का एंड वर्टाइसेस क्या होगा, तब आप बोलोगे V1 और V2। फिर मैं बोलूंगा E2 का एंड वर्टाइसेस क्या होगा, तो आप बोलोगे V2 और V5। अब अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द एंड वर्टाइसेस ऑफ E3, अब जैसे मैं अगर E3 का एंड वर्टाइसेस बोलूं, तो E3 भी एक एक एज है, अगर वो एज है तो उसमें भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस आएंगे, तो आप बोलोगे कि E3 का एंड ऑफ वर्टाइसेस जो होगा वो बेसिकली V5, V5 होगा। अब अगर एंड वर्टाइसेस आपका सेम हो गया, तो ये एक नई डेफिनेशन बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग लूप कहते हैं, या तो इसको हम लोग सेल्फ लूप भी कहते हैं। समटाइम्स वी कॉल्ड एज अ सेल्फ लूप, समटाइम्स वी कॉल्ड एज अ लूप, ठीक है। तो अब ये लूप और ये सेल्फ लूप क्या होता है कि जिसका एंड वर्टाइसेस हो गया, आई थिंक ये एक बच्चे का डाउट था, ठीक है, कि जो लूप होती है उसकी एंड वर्टाइसेस क्या होगी। अब जैसे ये E3 है, E3 का अगर मैं पूछूं आपसे कि एंड वर्टाइसेस क्या होगा, क्योंकि दो चीजें आना जरूरी होती है इसमें, चाहे कोई भी आप एज डिफाइन करोगे उसमें दो चीजें आएंगी ही आएंगी। अब वो दो चीजें में एक है ये आपका V5 और ये एक आपका V5। तो अगर किसी लूप का, सॉरी, अगर किसी एज का एंड वर्टाइसेस सेम होता है, तो वो एज को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वो एज को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, उस एज को वी आर ट्राइंग टू डिफाइन एज अ लूप और वी आर ट्राइंग टू डिफाइन एज अ एजेस। तो ये आ गया आपका क्या, सेल्फ लूप। तो ये सेल्फ लूप की डेफिनेशन क्या है, एज एसोसिएटेड विद, ओके, व्हेन द, और अनदर वे ऑफ सेइंग दैट व्हेन एंड वर्टाइसेस आर सेम, ठीक है, when end vertices are same, when end vertices are same, तब उस एज को हम लोग क्या कहते हैं, उस एज को we used to call as a loop। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा E3 है, अब ये E3 है, एक्चुअली इसमें करली ब्रैकेट से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर ऑर्डर होता है दोस्त। पहले ये वाला जो होता है ये बेसिकली क्या है आपका, ये पहले V लिखते हैं फिर बाद में E लिखते हैं, तो इनका ऑर्डर होता है, इनके ऑर्डर के अंदर जो होता है ये सेट होता है, सेट ऑफ वर्टाइसेस। तो अगर इसको आप और भी अच्छे तरीके से डिफाइन करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड इट इज अ सेट ऑफ एजेस। समझ गए। अब अगर मैं लूप बोलूं या फिर सेल्फ लूप बोलूं एग्जाम्पल के लिए कि व्हाट इज अ लूप, तो आपको यह बोलना है कि लूप जो होती है
एक ऐसी ग्राफ, एक ऐसा एज होता है जिसका एंड वर्टाइसेस सेम हो गया। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप E3 देख लो, E3 का एंड वर्टाइसेस क्या है, ठीक है, उसको हम लोग V5 और V5 बोलेंगे। अब ये V5 और V5 है, ठीक है, तो ये V5 और V5 क्या होगा, एंड वर्टाइसेस है। अगर किसी का एंड वर्टाइसेस सेम हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ लूप कहेंगे या तो लूप कहेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ दो डेफिनेशन आपको डिफाइन किया है, और ये दो डेफिनेशन क्या है मेरी मालूम है कि भाई एंड वर्टाइसेस किसे कहते हैं और फिर हम लोग लूप किसे कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि पैरेलल एजेस। सो लेट्स टॉक अबाउट कि बेसिकली व्हाट इज अ पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस का मतलब ये होता है, जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पैरेलल एजेस क्या है। लेकिन अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन क्या बोलता है। अब जैसे मैं अगर E5 का रिप्रेजेंटेशन देखूं कि E5 किसके साथ में एसोसिएट है, तब आप बोलोगे कि सर E5 जो है वो V3 और V4 के साथ में एसोसिएट है। अब मैं बोलूं कि E6 किसके साथ में एसोसिएट है, तो आप बोलोगे कि E6 जो है वो V3 और V4 के साथ में एसोसिएट है। अब ये देखो E5 भी V3 और V4 के साथ में एसोसिएट है, E6 भी V3 और V4 के साथ में एसोसिएट है। तो जो जो एजेस जिनका एंड वर्टाइसेस सेम हो जाए वो एजेस आपकी पैरेलल एजेस हो जाएंगी। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब जैसे मैंने अगर लिख लिया कि टू और मोर एजेस, ठीक है, टू और मोर एजेस associated with same end vertices, associated with same end vertices, associated with same end vertices, same end vertices। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मालूम है, इसको हम लोग पैरेलल एजेस कहेंगे। जिन किसी भी एजेस का एंड वर्टाइसेस सेम होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लिखूं कि ये वाली ग्राफ ले लूं और ये वाली ग्राफ ले लूं, इसमें क्या होगा कि इसमें ये E1 है और इसमें ये E2 है, ये वर्टेक्स नंबर 1 और ये वर्टेक्स नंबर 2। तो E1 का एंड वर्टेक्स 1 और 2 है, E2 का भी एंड वर्टेक्स 1 और 2 में, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल एजेस हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लिखूं, अब जैसे ये वाली ग्राफ है मेरी, ठीक है, इसमें ये देखना कि ये E1 हो गया और ये E2 हो गया और ये E3 हो गया। दिस इज वर्टेक्स नंबर 1, दिस इज वर्टेक्स नंबर 2, दिस इज वर्टेक्स नंबर 3। अब अपना कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर E1 और E3 पैरेलल है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि आप एंड वर्टेक्स निकाल लो ना। अब आप बोलोगे कि E1 किसके साथ में एसोसिएट है, तो आप बोलोगे कि उसका एंड वर्टेक्स 1 और 2 है। अब मैं बोलूंगा कि E3 का एंड वर्टेक्स बताओ मुझे, तो आप बोलोगे कि E3 का एंड वर्टेक्स जो है वो 1 और 3 है। जब अगर E3 का एंड वर्टेक्स 1 और 3 है, अब देखो दोनों में फर्क देखो, ये देखो E1 का एंड वर्टेक्स 1 और 2 है, E3 का एंड वर्टेक्स 1 और 3 है, तो क्या ये दोनों एंड वर्टेक्स सेम है? नहीं सर, सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो E1 और E3 दे आर नॉट पैरेलल एजेस। हाँ, दिख रहे हैं, दिखना अलग होता है, मैथमेटिक्स अलग होती है, लॉजिक अलग होता है। इसमें इनका एंड वर्टेक्स सेम है, इसलिए तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, नहीं तो मैं यहां पर लिख दिया होता ना कि जैसा दिख रहा है वैसे समझ लो। नहीं, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये E1 का एंड वर्टेक्स 1 और 2 है, E2 का एंड वर्टेक्स 1 और 2 है, इसलिए ये दोनों पैरेलल एजेस है। अब जैसे मैं E1 का बोलूं, E1 का एंड वर्टेक्स 1 और 2 है और E3 का एंड वर्टेक्स 1 और 3 है, इसीलिए E1 एंड E3 दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अब अगर मैं E2 के बारे में बोलूं तो E2 जो है वो E2 का एंड वर्टेक्स 2 और 3 है, E3 का एंड वर्टेक्स 1 और 3 है, तो E2 एंड E3 दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ गया? सो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस का मतलब क्या हो गया कि उनके एंड वर्टेक्स सेम होने चाहिए, बस। अगर एंड वर्टेक्स सेम होगा, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? उस चीज को हम लोग पैरेलल एजेस कहते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट which will be related to that। अब इसको आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूं, तो फिर बाद में डेफिनेशन सब साथ में ले लूंगा। अब हम लोगों ने 3 डेफिनेशन देख लिया, आप लोग अपना डाउट होल्ड करके रखो प्लीज, मैं आगे आ जाएगा धीरे धीरे। अब ना मेरा एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। अब ये ना बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, लेकिन आई विल ट्राई टू क्लियर इट। मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन भी है, लेकिन ये सबसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन भी है। अरे रुक जा भाई, भाई देव साहा, क्या डाउट है आपका? मैंने देखो यहां पर लिखा है ना, E3 इज एसोसिएटेड विद V5 कॉमा V5। अब यहां पर कहां है E3 इज एसोसिएटेड, इसका एंड वर्टेक्स V5 है, V5 है,
तुम्हारा डाउट क्या है कि E3 को मैं रिप्रेजेंट करूं V3 और V3, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट लाइक E3, उसका एंड वर्टेक्स क्या है, V5 है, V5 है ना, तो आप ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलो। देखो मैं ना बड़ा क्लियर डेफिनेशन दे रहा हूं, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। सर आई एम सेइंग इज इट E is represented to V comma V or is it edge is loop? ये एक डेफिनेशन है समझने के लिए साहब भाई, ठीक है, जब हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन और ये वाले रिप्रेजेंटेशन, मैं आप लोगों को ये दो चीजें बता देता हूं, अगर आप लोगों को ये डाउट हो रहा है तो मैं ये रिप्रेजेंट करवाता हूं। अब जैसे आप लोग टीओसी में पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो ना कि Q0 ने 0 देखा तो Q1 पे गया, ये था Q0, इसने 0 देखा तो ये Q1 पे गया। तो हम तो मैथमेटिक्स में ये पढ़ते हैं, डायग्राम में ये पढ़ते हैं, वही चीज है यहां पर भी, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में अगर रिप्रेजेंट करवाना हो, देखो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब जैसे मैं आपको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो ये ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाऊंगा, अगर कंप्यूटर में फिट करूंगा तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। जब मुझे पढ़ना होगा तो मैं उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मेरे को मुंह से बोलना होगा तो मैं लूप बोलूंगा। समझ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब मैं इंसिडेंट पॉइंट समझते हैं कि बेसिकली, ठीक है, ठीक है, बोल लो दीक्षा जी, आप भी बोलो, अपना डाउट बोल लो। पहली क्लास है, ठीक है, बोल लो, बाद में मैं नहीं बोलने दूंगा। क्या डाउट है आपका? ठीक है, E2 और E3 पैरेलल एग्जिस्ट। चलो E2 का एंड पॉइंट पता कर लेते हैं। आप मुझे बताओ E2 का एंड पॉइंट क्या होगा? अब आप बोलोगे E2 का एंड पॉइंट जो होगा वो V5 और V2 होगा। अब मैं अगर बोलूं E3 का एंड पॉइंट क्या होगा, तब आप बोलोगे कि V5 और V5 होगा। इसका एंड वर्टेक्स अलग है, इसके एंड वर्टिसेस अलग है, सो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। मतलब देख के ही नहीं लगता, पहली बात तो वो। आपको ये डाउट क्यों आया? क्योंकि देखने से तो नहीं लग रहा है, मतलब किसी भी हालत से नहीं लग रहा है वो पैरेलल है। इनके एंड वर्टिसेस अलग अलग है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, नहीं पूछ लेने दो, पूछ लेने दो, पहली क्लास है, पूछ लेने दो। E2 and E3 they are not parallel. E2 का एंड वर्टेक्स 2 3 है, E3 का एंड वर्टेक्स 1 3 है, सो दे आर नॉट पैरेलल। यहां पर लिख देता हूं। हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों को डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, होता है, पहली क्लास में चेक करते हैं बच्चे। आप लोग अपना डाउट ले लो, वैसे मैं इसको एक बार और ड्रॉ कर लूं या रहने दो, ऐसे रहने दे, बाद में ड्रॉ कर। चलो ओके, सो आई विल स्टार्ट। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है। अब जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको ना ऐसे बोलूंगा कि एक काम करो, आप लोग ना एक बॉल लेके जाओ लोहे का और एक रॉड लेके जाओ लोहे का। फिर जो वेल्डिंग वाला है ना उसको बोलो कि एक काम कर भाई, ये लोहे का ये बॉल है और ये लोहे का जो एक रॉड है, इसको वेल्ड कर दे। तो वो जहां पर वेल्ड करता है ना उसको इंसिडेंट पॉइंट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक वर्टेक्स है और ये एक एज है, तो ये जो वेल्डिंग पॉइंट होता है ना, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, इस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एंड एज, मीटिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एंड एज, वर्टेक्स एंड एज। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, इस चीज को हम लोग इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। अब जिसके पास जितने इंसिडेंट पॉइंट होंगे, जिसके पास जितना वेल्डिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। या तो आप इसे डिग्री कह लो, या तो इसे हम लोग कभी कभी वैलेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाता है, डी ऑफ वी आई। डी ऑफ वी आई का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी आई। या तो इसे हम लोग डिग्री कह लेते हैं, या तो इसे हम लोग वी आई, या तो इसे हम लोग वैलेंसी कह लेते हैं। अच्छा, जिसके पास जितनी इंसिडेंट पॉइंट होंगे उसका डिग्री उतना ही होगा। आप इसको ऐसा समझ लो इन सिंपल टर्म की नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। अब अगर मैं बोलूं कि लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, कि अब जैसे ये V4 का मुझे डिग्री पता करना है, तो एक मीटिंग पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो आई कैन इजिली ट्राई टू राइट इट डाउन कि डिग्री ऑफ V4 जो होगा दैट इट इज कॉल्ड एज ए 3। अब अगर मैं डिग्री ऑफ V3 के बारे में बात करूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये जो डिग्री ऑफ V3 होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। अगर मैं डिग्री ऑफ V1 के बारे में बात करूं, तो अब जैसे ये डिग्री ऑफ V1 है, डिग्री ऑफ V1 जो होगा उसके पास कितने पॉइंट है, उसके पास कितने इंसिडेंट पॉइंट है, that you can try to find it out as a 1। अब ये V5 के बारे में बात करते हैं। Can anyone tell me कि what is the degree of V5? अब डिग्री ऑफ V5 मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जितने इंसिडेंट पॉइंट होंगे, अगर आप यहां पर एज कैलकुलेट करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें मैं अगर बोलूं कितने एज के साथ में एसोसिएट, तो बोलोगे 1, 2 और 3 ही एज आ रही है। बट मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। तो एक इंसिडेंट, कितने वेल्डिंग हुए यहां पर आप बस ये बता दो। एक वेल्डिंग ये दे रहा है, एक हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। तो डिग्री ऑफ V5 जो होगा दैट इट विल बिकम 4। तो सर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में मतलब जो लूप होगा या सेल्फ लूप होगा वो क्या देगा, वो हमेशा 2 डिग्री देगा। जब कभी भी आपके पास में जो लूप होगा वो हमेशा कितनी डिग्री देता है, वो बेसिकली 2 डिग्री देता है। तो इस तरीके से वी कैन इजिली ट्राई टू फाइंड इट आउट कि डिग्री ऑफ V5 विल बिकम 4। अब इससे ही कुछ रिलेटेड हमारे पास में डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा पेंडेंट वर्टेक्स। अब ये पेंडेंट वर्टेक्स क्या हो गया, पेंडेंट वर्टेक्स उसे कहा जाता है जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 1 हो जाए। अब जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज अ पेंडेंट वर्टेक्स, डिग्री 1 वर्टेक्स जितना होता है, ठीक है, डिग्री 1 वर्टेक्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद में एक दूसरा डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब ये आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया, आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि जिसकी डिग्री 0 हो जाए उसको हम लोग आइसोलेटेड कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, डिग्री 0 वर्टेक्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। तो सर जैसे अगर ये एग्जाम्पल है, अब जैसे ये मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, इसमें जो है इसकी डिग्री जो है ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। लेट्स कंसीडर कि ये यहाँ पर V4 है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर मैं यहाँ पर ये भी ले लेता हूँ कि लेट्स कंसीडर इट इज V5, तो दोनों एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V1, तब आप बोलोगे कि डिग्री ऑफ V1 जो होगी वो बेसिकली 2 होगी, क्योंकि 2 वेल्डिंग पॉइंट है। अब डिग्री ऑफ V3 के बारे में अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V3, तब आप बोलोगे कि ये 2 है।
अगर V2 के बारे में बात करूं, कितने मेल्टिंग पॉइंट है, 1 2 और 3, तो डिग्री ऑफ V2 जो हो जाएगा वो बेसिकली 3 है। अगर मैं डिग्री ऑफ V5 के बारे में बात करूं तो डिग्री ऑफ V5 जो होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं V5, तो ये जो चीज हो जाएगी इसकी डिग्री अगर 1 हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, इसको हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स बोला जाता है इसको, इन ए सिंपल टर्म। अब जैसे डिग्री ऑफ V4 है, अब नाउ इफ आई विल बी आस्किंग कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4 जो होगा वो 0 आएगा। अगर डिग्री ऑफ V4 जो है वो बेसिकली 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स इन ए सिंपल टर्म। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। डिग्री 0 हो जाएगी तो उसको आइसोलेटेड कहा जाता है। डिग्री अगर 0 हो जाएगी तो आइसोलेटेड हो जाएगा। डिग्री 1 जो हो जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेंडेंट कहते हैं। इसके ऊपर ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं नल ग्राफ। अब ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नल ग्राफ क्या होता है। तो आप उसको बोलना कि नल ग्राफ, अगर किसी ने पूछा कि नल ग्राफ क्या होता है तब आप उसको ये बोलो कि इट इज अ सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस। आइसोलेटेड वर्टाइसेस का जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नल ग्राफ कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर, अब इसमें कितना देखो, ये है ना, ये जो चीज है ये हमारी जो है इसको नल ग्राफ बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस कहते हैं। अब ना एक बच्चे का डाउट है उसको मैं ले लेता हूं। ठीक है, देखो मैं अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा अजीब सा पढ़ा देता हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, ये ग्राफ है, ग्राफ में सेट ऑफ वर्टाइसेस है, सेट ऑफ एजेस है। देखो ये वाला भी एक चीज होती है वो सेट होती है, ये वाली चीज होती है वो भी सेट होती है। सर सेट अगर होगा तो क्या ये जो है वो एम्प्टी हो सकता है? बिल्कुल यार, सेट तो एम्प्टी हो सकता है, हो सकता है। तो सर क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि V कैन बी एम्प्टी और E कैन बी एम्प्टी? देखो ग्राफ थ्योरी में ना एक कॉन्सेप्ट है कि V कैनॉट बी एम्प्टी, मतलब दिस इज नथिंग बट, आपकी जो ग्राफ स्टार्ट होती है वो बेसिकली यहां से स्टार्ट होती है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि क्या ये ग्राफ है तो उसको बोलना कि बहुत मार खाएगा तू। ठीक है, लेकिन आपकी जो ग्राफ होती है, पहली ग्राफ जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली ये होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो आप एक चीज याद रखना कि योर वेज सॉरी ये जो वर्टेक्स होता है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है। मतलब दिस इज नथिंग इनटू ग्राफ थ्योरी, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ग्राफ थ्योरी में। ग्राफ थ्योरी अगर स्टार्ट होगी तो ये ऐसे, ये पहली ग्राफ है। ठीक है, तो ये एक, इसमें भी किसी बच्चे का एक डाउट था तो आप लोग होल्ड करके रखो, सारा मैं डाउट आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो एज जो होगा वो एम्प्टी हो सकता है बट वर्टाइसेस आपके कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकते। उसी के कॉन्सेप्ट पे ये आपका नल ग्राफ है। तो नल ग्राफ जो क्या कहता है, नल ग्राफ ये कहता है कि बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टाइसेस। तो अब मैंने आप लोगों को बेसिक्स पढ़ा दिया है, अब इस बेसिक्स के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को ग्राफ थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो मैंने कुछ डेफिनेशंस कवर किए हैं, इन डेफिनेशंस को मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। अब ये जो डेफिनेशन है, पहला मैंने बोला कि एंड वर्टाइसेस क्या होता है, सिंगलटन सेट। अब ये यार बड़े पागल हो तुम लोग, एक बच्चा लिखता है सिंगलटन तो फिर मुझसे पूछ रहे हो कि सिंगलटन सेट क्या होता है। वो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। यस सलील, ठीक है, मैं अब रिवाइज कर देता हूं। अब रिवाइज में एंड वर्टाइसेस क्या है, ये एज लिया, दिस एज इज एसोसिएटेड विद दिस वर्टेक्स, इनको एंड वर्टेक्स कहते हैं। ये एंड वर्टेक्स अगर सेम हो गया तो इसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अब पैरेलल एजेस, टू और मोर एजेस एसोसिएटेड विद एंड वर्टाइसेस आर कॉल्ड एज अ पैरेलल एजेस, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। फिर उसके बाद में इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, जो वेल्डिंग पॉइंट होता है उसको इंसिडेंट बोला जाता है। डिग्री किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ वेल्डिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट। डिग्री 1 पेंडेंट हो गया, डिग्री 0 आइसोलेटेड हो गया, सेट ऑफ आइसोलेटेड विल बिकम नल ग्राफ। यहां तक जो था वो मैंने 25 मिनट की अपनी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की है। अब आप लोगों के पास में ऑफिशियली टाइम है कि पूछो मुझे डाउट। ठीक है, चलिए। अब कोई नहीं पूछेगा। इट इज आउटवर्ड शिवांश। उसमें दो कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टेड में, इन डिग्री और आउट डिग्री। वो पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे चल के।
सेल्फ लूप इज ए ग्राफ, यस। जिसको हम लोग जी वी, यस आभास आ रहा है भाई, सूडोग्राफ आगे आएगा अमन। सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स कैन ऑल्सो बी एनल ग्राफ। डिग्री मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 0 हो सकता है डिग्री। यस आयुष सर, एक सिंगल डॉट वर्टेक्स इज टू अ ग्राफ, यस दैट इज ऑल्सो अ ग्राफ। अब यहां पर ही ये वाला डाउट है तो आई थिंक इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस चीज को भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स एंड एज, ठीक है। जहां पर ये जो वर्टेक्स आया है वो सिर्फ एक ही वर्टेक्स है और ये जो एज है दैट विल बिकम एम्प्टी। इस ग्राफ को, ये पहली ग्राफ होती है, इसलिए इसे हम लोग ट्रिवियल ग्राफ भी कहते हैं। ट्रिवियल ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि ये भाई यहां से स्टार्ट होती है, तो समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रिवियल ग्राफ। भाई मैंने डिग्री का मतलब, अब आप लोग ना ये प्लीज मुझसे ये बार बार मत पूछो, मैंने कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को ये स्टेटमेंट लिखा है कि डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री मैंने कहीं पर एज लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट पॉइंट, इसी को डिग्री कहा जाता है, बस। भाई डायरेक्टेड ग्राफ जब आएगा तब उसके बारे में पूछना। सेल्फ लूप हो गया सबका डाउट? सबके डाउट हो गए भाई लोग? और किसी को डाउट है कुछ? जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, दिस इज द जीरो डिग्री। जीरो डिग्री वाला एग्जांपल दिया था ना दोस्त, ये है जीरो डिग्री V4। इसके पास में किसी का भी एसोसिएशन नहीं है, इसलिए ये डिग्री जीरो है। ये भी डिग्री जीरो वाला है, ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। These all are the different types of graphs. ये देखो, ये डिग्री जीरो है, ये नल, ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, इसकी डिग्री जीरो, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सेल्फ लूप ऑलवेज 2 वर्टाइसेस। सेल्फ लूप इज एसोसिएटेड विथ 2 एंड वर्टाइसेस, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना एसोसिएशन जो होता है वो 2 एंड वर्टाइसेस से होता है, लेकिन एक वर्टेक्स के साथ, एक वर्टेक्स पे होता है, एसोसिएशन 2 एंड वर्टाइसेस का होता है। हाँ जी सोहिनी जी, दिस इज सेल्फ लूप। हो गया? ट्रिवियल ग्राफ, अरे इसको एक बार और क्या बताना, तुम्हारे सामने लिखा है ट्रिवियल ग्राफ इसे कहा जाता है, तो एक बार और क्या बताओ इसमें, एक बार और क्या बताऊं? ट्रिवियल ग्राफ क्या है? एक ही वर्टेक्स, एक पॉइंट
आप अपने घर में क्या करो मालूम है, ऐसे पेन से एक जगह पर पॉइंट बना दो, फिर उसको बोलो ये ट्रिवियल ग्राफ है। इसमें क्या बताऊं मैं आगे और। तुम लोग गेट पढ़ने आए हो, ठीक है पूछ लो, पूछ लो, आज पहला दिन है, कोई बात। मैं वेट कर रहा हूं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं वेट मैं आप लोग पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाली ग्राफ है, ठीक है, मैं सेम ग्राफ यहां पर लेके आता हूं, लेट्स कंसीडर। अब ये वाली ना ग्राफ है हमारे पास में, यहां पर देखना। अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे पास में ये वाली ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमारे पास में कुछ डिग्रीज दी हुई है। फोकस करो आप लोग ना, देखो ये मत सोचो कि आप लोगों का कोई डाउट आएगा। अगर आप लोग देखो, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना बेसिकली कि आप लोग ये सोचते हो कि मैं डाउट पूछूं, मैं डाउट पूछूं, ये मत सोचो। आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो, और मैं क्या लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, ना तो कमेंट के ऊपर कुछ भी ध्यान मत दो। 1% का डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं डिग्रीज लिख लेता हूं, लेट्स कंसीडर कि इफ आई विल राइट की डिग्रीज ऑफ V1, तो डिग्रीज ऑफ V1 जो होगा वो बेसिकली 1 होगा। सर मैं डिग्री का कॉन्सेप्ट भूल गया, देखो अगर भूल गए कोई बात नहीं, डिग्री उसे कहा जाता है कि कितने वेल्डिंग पॉइंट है, कितने इंसिडेंट पॉइंट है। अब इसमें एक ही है तो ये डिग्री 1 हो गया। अब अगर मैं डिग्री ऑफ V2 इफ आई विल बी आस्किंग, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V2, तो डिग्री ऑफ V2 जो है वो बेसिकली कितना है, 3 है। अब अगर मैं डिग्री ऑफ V5 के बारे में बात करूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये आ गया 4। अब डिग्री ऑफ V4 के बारे में मैं बात करूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ V4, तब आप बोलोगे कि 3। अब अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ V3 कितना हो गया, डिग्री ऑफ V3 जो हो गया वो बेसिकली 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सबकी डिग्रीज हो गई। अब मैं क्या करता हूं मालूम है, इन डिग्री को, ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन डिग्रीज को आई विल ट्राई टू ऐड इट, कि लेट्स कंसीडर कि भाई डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2, ठीक है, और फिर डिग्री ऑफ V3, उसके बाद में आई विल ट्राई टू राइट डाउन द डिग्री ऑफ V4 एंड देन आई विल ट्राई टू राइट डाउन द डिग्री ऑफ V5। अब अगर मैंने सारी डिग्रीज ऐड कर दी तो देखो क्या हो रहा है मालूम है, ये आपका 1 आ गया, एंड देन इट विल बिकम डिग्री ऑफ V2 विल बिकम 3 एंड डिग्री ऑफ V3 विल बिकम 3, ठीक है। उसके बाद में डिग्री ऑफ V4 इट विल बिकम 3 एंड देन डिग्री ऑफ V5 इट विल बिकम व्हाट, डिग्री ऑफ V5 इट विल बिकम 4। अब अगर ये सबको ऐड करोगे तो ये हो गए 9, 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 4 14, तो ये हो गया 14, ठीक है। अब ये मत बोलो 14 कैसे आया, ठीक है, वो भी करना है तो मैं बता देता हूं। ये देखो ये 9 और ये 1 10 और ये 14, दिस 14 कैन बी रिटन एज 2 into 7। अब ये जो 7 जो होगा अगर आप देखोगे तो इस ग्राफ में यू आर हैविंग एग्जैक्टली 7 नंबर ऑफ एजेस। तो एक्चुअली इसमें ना हमको क्या मालूम पड़ रहा मालूम है, इसमें हमको, ठीक है, इसमें हमको क्या बोला जा रहा मालूम है कि जब हम लोग ना डिग्रीज का समेशन करेंगे, जब हम लोग डिग्रीज का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मालूम है, हमें जो है ना वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस मिलेगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वेटाइसेस, अगर सबकी डिग्रीज का अगर सम करोगे तो आपको जो है ना वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस मिलेगा, मतलब 2 times नंबर ऑफ एजेस मिलेगा। तब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, इसकी विजुअलाइजेशन में करवा सकता हूं। सर ये फिर से बताना जरा, इसकी विजुअलाइजेशन
तो मैं अभी आप लोगों को विजुअलाइज करवा रहा हूं। मैंने क्या पढ़ा है अभी मालूम है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास में ग्राफ थी, कुछ वर्टाइसेस की डिग्रीज लिखी हुई थी, मैंने वो सब डिग्री ऐड कर दी। क्यों किया? ऐसे जस्ट फॉर फन। तो जब सबकी डिग्रीज ऐड किया तो मुझे एक चीज पता ये चला कि भाई अगर सबकी डिग्रीज में अगर ऐड कर रहा हूं तो ये ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, मतलब जितने एजेस होंगे उससे दोगुना ज्यादा आ रहा है। और ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन के आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने 9th और 10th में मालूम है, आप लोगों ने ना ये काम किया था कि LHS इट इज इक्वल्स टू RHS। 9th क्लास में जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे उस टाइम पे हम लोग लिखते थे कि LHS इट इज इक्वल्स टू RHS, मतलब जो लेफ्ट साइड में जो चीज होती है। फिर हम लोग क्या करते थे मालूम है? इसको एक बॉक्स बनाते थे, फिर हम लोग क्या करते थे मालूम है? ऐसे फिर पेंटिंग करते थे कि भाई मेरा ये एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता था, राइट, कि LHS इट इज इक्वल्स टू RHS। वही मैं चलो यहां पर भी करता हूं। मैं क्या करता हूं मालूम है? लेफ्ट साइड में मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा मालूम है? सबकी डिग्री लिख लेता हूं, सबकी डिग्री लिख लेता हूं। और राइट साइड में मैं क्या करता हूं मालूम है? सबके एजेस लिख लेता हूं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ना एक अपनी ग्राफ बना रहा हूं, तो अब मैं पूछूंगा कि कितना एज है यहां पर। तब आप बोलोगे कि सर फिलहाल के लिए मेरे पास एक एज आ रहा है। मैं बोलूंगा कितनी डिग्रीज आ रही है? तब आप बोलोगे एक डिग्री यहां आ गया, एक डिग्री यहां आ गया। तब आप बोलोगे डिग्री जो होगा वो 2 आएगा। फिर मैं बोलूंगा कि एक काम कर भाई, इसमें एक और एज ऐड कर। तो जब आप एक और एज ऐड करोगे तो मैं बोलूंगा अभी कितनी एजेस हैं? तो बोलोगे कि सर पहले एक थी, फिर मैंने एक और ऐड की। तो जैसे ही आप एक और ऐड करोगे तो डिग्री कितने से इंक्रीज हो रही है? डिग्री 2 से इंक्रीज हो रही है। तब आप लिखते हो कि 2 + 2। अब ये देखते जाना, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ऐसे यहां पर एक और एज ऐड कर दोगे। तो जैसे ही एक और एज ऐड होगा, ठीक है, फिर क्या होगा मालूम है? अब ये वाली जो एज आ रही है ये भी क्या कर रहा है मालूम है? ये भी 2 डिग्री लेके आ रहा है। तो अब यहां पर ये आ गया कि 2 + 2 + 2। तो ये वाली एज जो है वो 2 डिग्री लेके आ गई। अब आपका जो खुरापंती दिमाग है वो सोचना चालू कर देगा। अब वो बोलेगा चलो सर को रॉन्ग प्रूफ करते हैं, सर चलो सेल्फ लूप लेके आते हैं। जब आप सेल्फ लूप लेके आओगे तो सेल्फ लूप भी क्या करेगा? 2 डिग्री लेके आ जाएगा। फिर आपका खुरापाती दिमाग है वो बोलेगा कि सर अब बताओ ये वाली एज जो है ना वो एक ही डिग्री लेके आया है, इस तरफ डिग्री नहीं लाया है। तो मैं बोलूंगा कि देख भाई, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि ईच एज मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। कहने का मतलब अगर ये एज लाओगे तो एक डिग्री यहां पर देनी पड़ेगी और दूसरी डिग्री यहां पर देनी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? तो अब क्या हो गया मालूम है? अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है? कि अब इसको अगर इक्वल करना है हमको, जब अगर इसको इक्वल करना है तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मैं यहां पर कर सकता हूं। इसको 2 तरह से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई कैन राइट इट। तो इसीलिए आई कैन राइट इट डाउन कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, सो इट विल बिकम योर ग्राफ। क्लियर? खुरापंती मतलब मस्त। क्लियर? ठीक है, तो वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, एंड दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ अ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, इसको हैंडशेकिंग लेमा भी कहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट थ्योरम। और ये क्या कहता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू, all vertices is equals to twice the number of edges, equals to twice the number of edges, twice the number of edges, twice the number of edges। तो ये क्या हो गया मालूम है? ये फर्स्ट थ्योरम हो गया किसका? ग्राफ थ्योरी का। क्लियर है? या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, या तो इसको इन लोग इस तरीके से भी लिख लेते हैं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस एंड देन इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अच्छा, जिन जिन चीजों में इसको हैंडशेकिंग लेमा कहते हैं, हैंडशेकिंग थ्योरम, निखिल ठीक है? ओके, अब देखो और जैसे ये सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। अब क्या होगा मालूम है? जब ना आप इस चीज को देखोगे
कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू 2e। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपको ये पता है कि किसी चीज से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा मालूम है? वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा इवन ही होगा। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज ऑलवेज बी गोइंग्स टू बी इवन, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू 7 होगा क्या? अब जैसे मैं अगर बोलूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, क्या ये 17 होगा क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अब अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, क्या मैं बोलूंगा 7 होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बट कैन आई आस्क यू कि 7 नंबर ऑफ एजेस, 7 नंबर ऑफ एजेस ग्राफ इज पॉसिबल? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ग्राफ इज पॉसिबल? देखो, आपका जो ई होगा ना वो इवन और ऑड हो सकता है। ये जो ई है ना दोस्त, ये आपका इवन भी आ सकता है, ये आपका ऑड भी आ सकता है, लेकिन ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो हमेशा इवन आ जाता है। एक ग्राफ है जिसमें 7 नंबर ऑफ एजेस आ सकती है, एक ग्राफ है, अब जैसे ये वाली ग्राफ है, इसमें मेरे पास 3 नंबर ऑफ एजेस आ सकती है। ये देखो, ये ग्राफ है, इसमें 3 नंबर ऑफ एजेस आ सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन सबका सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो आपका इवन होगा। And why it is not equal? Sum of degrees is 17, it is not possible. Sum of degrees it is 7, it is not possible. ठीक है, आपका एजेस जो होगा, नंबर ऑफ एजेस, योर एजेस कैन बी इवन और ऑड। अब अगर मैं ये बोलूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस एंड इफ इट इज इक्वल्स टू एटलीस्ट 5, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये चीज को एटलीस्ट 5, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 और इट कैन बी 8 और इट कैन बी 10। इट विल ऑलवेज बी इवन बट इट विल नेवर बी ऑड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू 5 और एटलीस्ट 5, कम से कम 5 है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा मालूम है? इट विल बी स्टार्टिंग आइदर 6, 8 और 10। इसको इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो सम ऑफ डिग्रीज जो होगा वो हमेशा आपका इवन ही होगा, वो कभी ऑड नहीं होगा। अब इसी चीज को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि देखो भाई, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, ये क्या होगा? ये हमेशा आपका इवन होगा, और ये चीज हम लोगों ने मान ली है। इसके लेफ्ट साइड में देखो, ये एक वर्टेक्स 1 है, लेट्स कंसीडर कि ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1, ठीक है, फिर डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2, फिर लेट्स कंसीडर डिग्री ऑफ वर्टेक्स Vx, ऐसे करते कुछ है, और राइट साइड में ये आपका इवन है, ठीक है, इनका ये एडिशन है, ये इनके बीच में एडिशन है। इस भाई का डाउट ये है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इट विल बिकम 1 + 1 + इवन एंड देन इट विल बिकम 2 एंड देन इट विल बिकम 1। ठीक है दोस्त, सलील हो गया क्लियर? ठीक है, हालांकि मुझे एक चीज बतानी थी इसी में, तो मैं इसी में बता देता हूं। अब जैसे ये वाला वर्टेक्स है, इसकी डिग्री इवन है या ऑड है? तब आप बोलोगे सर ऑड है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम लोग ऑड डिग्री वर्टेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑड डिग्री वर्टेक्स कहा जाता है। अब ये जो वाला वर्टेक्स है इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। अगर इसकी डिग्री 0 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इवन डिग्री वर्टेक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए इवन डिग्री वर्टेक्स। वर्टाइसेस 2 है सर, ग्राफ विद 2 वर्टाइसेस एंड 1 सिंगल एज। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें सलील? हाउ द सम ऑफ डिग्री 2e? व्हाई नॉट? मतलब आर यू सीरियसली आस्किंग दिस डाउट? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस, और इसके आगे आपको समझ में आ जाए?
हाँ भाई आर्या हो सकता है। ये पढ़ाऊं, पढ़ना वढ़ना है कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, सुनो, देखो, कुछ ग्राफ में आपको क्या मिलता है मालूम है? कुछ ग्राफ में आपको इवन डिग्री मिलता है और कुछ ग्राफ में आपको ऑड डिग्री वर्टेक्स मिलता है। ठीक है, कुछ ग्राफ में आपको ऑड डिग्री मिल जाता है, कुछ ग्राफ में आपको इवन डिग्री मिलता है। इवन डिग्री वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, ऑड डिग्री वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये वाली ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन, क्या कहते हैं कि इस पे। अब जैसे ये मेरी एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मैं बोलूं कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तब आप क्या बोलोगे मालूम है? ये वाला जो है इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसको मैं इवन डिग्री वर्टेक्स बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं इवन डिग्री वर्टेक्स बोलूंगा। इवन डिग्री वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? इवन डिग्री वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो उसको इवन डिग्री वर्टेक्स कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये वाला चीज लूं तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा ऑड डिग्री वर्टेक्स आएगा, इसको मैं ऑड डिग्री वर्टेक्स बोलूंगा। ये क्या हो जाएगा? ये ऑड डिग्री वर्टेक्स होगा। ये वाली भी चीज जो होगी वो ऑड डिग्री वर्टेक्स हो जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये ले लिया, अब क्या ही एग्जाम्पल दूं इसमें, मुझे तो डर लग गया है तो सब देना पड़ता है। अब ये क्या है? ये आपका इवन डिग्री वर्टेक्स है। ये वाली जो चीज है ये क्या हो गई? ये ऑड डिग्री वर्टेक्स हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ग्राफ में कुछ वर्टेक्स जो है वो इवन डिग्री वाले होते हैं, कुछ वर्टेक्स जो है वो ऑड डिग्री वाले होते हैं। इनकी कैटेगरी बना लेते हैं कि चलो ऑड वाले को एक कैटेगरी में लिख लेते हैं और इवन वाले को एक कैटेगरी में लिखते हैं। और राइट साइड तो हमें पता है कि हमेशा इवन आता है, राइट साइड में हमें डाउट नहीं कि राइट साइड हमारा इवन होगा। हमने क्या किया? हमने दो कैटेगरी बना ली। एक कैटेगरी में ऑड डिग्री वर्टेक्स को लिख लिया। लेट्स कंसीडर कि इसमें मैंने ऑड डिग्री वर्टेक्स जितने भी आ रहे थे इनको यहां पर लिख लिया, और एक कैटेगरी में इवन डिग्री वर्टेक्स को मैंने लिख लिया। इवन डिग्री वर्टेक्स को मैंने यहां पर एक कैटेगरी में रख दिया, ऑड डिग्री को अलग कैटेगरी में रख दिया। अब ये देखना, अगर समझो मेरे पास ना दो इवन डिग्री वाले आ गए तो दो इवन को ऐड करूंगा तो इवन आएगा। अब बोलोगे आप कैसे? आप बोलोगे कि 2 + 4 6, तो ये इवन होंगे। अगर मैं 3 इवन को ऐड करूंगा 2 + 4 + 6, तो ये भी आपका इवन आएगा। आप इवन को कितने बार भी ऐड करो, ये जो इवन वाला बॉक्स है ना, ये हमेशा मुझे क्या देगा मालूम है? ये हमेशा आंसर मुझे इवन निकाल के ही देगा, और राइट साइड तो आपका इवन ही है। अब बात करते हैं ये ऑड डिग्री वर्टेक्स वालों की। जब ऑड डिग्री वर्टेक्स है, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल के लिए ले लो 1 और 3, तो इनका अगर एडिशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये इवन आ जाएगा। तो इवन प्लस इवन इट इज इक्वल्स टू इवन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। समझो कि अगर 1 3 और 5 आ गया तो अब क्या होगा? इसका जो एडिशन होगा 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया? 9, मतलब ये हो जाएगा ऑड। अब अगर ये ऑड हुआ तो ऑड प्लस इवन, ये क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड में आपका ऑड आ जाएगा और राइट साइड में आपका इवन हो जाएगा। ये तो गलत चीज है ना भाई। ये राइट साइड इवन तो हम जिंदगी भर से हम लोग इवन ही लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम ये इवन वाला वर्टेक्स नहीं दिया है, प्रॉब्लम ये जो एक्स्ट्रा 5 आ गया ना ये दे दिया है। मतलब ये जो ऑड डिग्री वर्टेक्स का बॉक्स है ना, ये कभी ऑड नहीं दे सकता, इसको इवन ही देना पड़ेगा। अगर ये ऑड देगा पूरा थ्योरम खराब हो जाएगा। मतलब इट कैन नॉट बी ऑड, इट हैज टू बी इवन। ठीक है, इट हैज टू बी इवन। तो क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं? स्टेटमेंट ये दे सकता हूं कि या तो 2 ऑड डिग्री आए, या तो 4 ऑड डिग्री आए, या तो 6 ऑड डिग्री आना चाहिए, ऑड डिग्री वर्टेक्स आना चाहिए। मतलब किसी ग्राफ में अगर ऑड डिग्री वर्टेक्स आएगा ना तो देखो 2 आएगा, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है। तो आई कैन राइट इट डाउन द स्टेटमेंट theorem number 2, and theorem number 2 what it says कि number of odd degree vertices in a graph, number of
odd degree vertices, number of odd degree vertices in a graph will be even. Odd degree vertices will always be even, will always be even. ये स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरम है. मतलब नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो होगा, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो ग्राफ में होगा वो क्या हो जाएगा मालूम है, वो हमेशा इवन होगा. जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कितने ऑड डिग्री वर्टेक्स हैं. अब इसमें देखोगे कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स, तब आप बोलोगे कि इसमें कितना है सर, इसमें 0 है. अरे भाई 0 भी तो इवन नंबर है. इसमें कितने हैं, इसमें भी 0, इसमें 2 है. अब अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स, अब अगर इसमें मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स, तब आप बोलोगे कि कितना है इसमें नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स, तब आप बोलोगे कि 2 है, वो भी इवन है. इसमें भी 2 है. आप अपना खुद का ड्रॉ कर सकते हो. तो ड्रॉ जब आप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा. आप ना ऐसे ही भलता मतलब ट्राई टू ड्रॉ रैंडम ग्राफ. उस रैंडम ग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो होंगे वो हमेशा इवन होंगे. आई विल गिव यू 1 मिनट, ट्राई टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ एंड कम अप विद दैट. ठीक है, डन. ठीक है, क्लियर. थ्योरम 2 का पेज देखना है, ये लो पेज देख लो. इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकते. ये इवन होगा ऑड होगा कोई मतलब ही नहीं है. मतलब इट कैन बी इवन. सब लोग 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है. इसके ऊपर ये कुछ भी हो सकता है. हमारा वो स्टेटमेंट है. ठीक है, आगे बढ़ो. अभी तो अभी तक तो मैंने 2 थ्योरम बना दिया. ठीक है, 2 थ्योरम में पहला थ्योरम ये था कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. ये पहला थ्योरम था. फिर दूसरा थ्योरम ये था कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स जो होगा वो हमेशा आपका इवन आएगा. तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी है. अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास में ना एक ग्राफ की कैटेगरीज है. तो इन ग्राफ की कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं. ये 3 कैटेगरी है ग्राफ की. एक ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ कहा जाता है, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, उसको हम लोग मल्टी ग्राफ कहते हैं. और फिर तीसरा वाली जो ग्राफ आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, जिसको हम लोग सूडो ग्राफ कहते हैं. तो एक ग्राफ जो है उसको हम लोग सिंपल कहते हैं, मल्टी. ये अलग अलग वेराइटीज है. अब ये जो बेस्ड होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है तुम्हें पता है? ये जो बेस्ड होता है वो पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप के ऊपर बेस्ड होता है. तो एक आता है आपका पैरेलल एजेस, फिर एक आता है आपका लूप के ऊपर. अब इन कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं. अब अगर आपसे कोई पूछा, ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई सिंपल ग्राफ जो है, ठीक है, सिंपल ग्राफ क्या होती, तो आपको ये बोलना है कि ऐसी सिंपल ग्राफ, ऐसी ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस नहीं आते हैं और लूप नहीं आएगा, उस ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ कहेंगे. क्लियर? तो सिंपल ग्राफ क्या होती है? ऐसी ग्राफ होती है जिसमें कहीं पर भी पैरेलल एजेस नहीं आएंगे, कहीं पर भी आपका लूप नहीं आएगा. मतलब इट इज फ्री फ्रॉम लूप, इट इज फ्री फ्रॉम पैरेलल एजेस. मल्टी ग्राफ में क्या होता है? मल्टीपल एजेस
कहने का मतलब है कि इट अलाउज द पैरेलल एजेस बट इट डज नॉट अलाउज द लूप। इसको मल्टीग्राफ कहा जाता है। सूडोग्राफ क्या कहता है मालूम है, इसमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ एक ऐसी ग्राफ होती है जिसमें इट डज नॉट कंटेन्स द पैरेलल एजेस लूप। ये समझ में आ गया कि इनकी डायग्राम भी दे दूं मैं, फटाफट बता दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल ग्राफ। अब आगे की जो, ठीक है, अब आगे की जो ग्राफ आएंगी वो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, वो हम लोग ना सिंपल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। यहां से हमारी जो थ्योरम 3 स्टार्ट होता है। अब ये थ्योरम 3 है। अब ये थ्योरम 3 में देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं कि इन ए सिंपल ग्राफ, मैक्सिमम डिग्री वुड बी, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। किसमें मालूम है, सिंपल ग्राफ के बारे में, कि एक सिंपल ग्राफ है उसमें, ठीक है, उसमें क्या करेंगे मालूम है, उसमें हम लोग मैक्सिमम डिग्री के बारे में पता करेंगे। अभी मुझे मैक्सिमम डिग्री पता करना है तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं यहां पर विजुअलाइज करता हूं। अब जैसे मेरे पास में एक मैं ग्राफ लेता हूं जिसमें मैंने 4 वर्टाइसेस की ग्राफ ले ली। एन का मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये n इट इज इक्वल्स टू 4 है। अब इसमें 4 वर्टाइसेस हैं, मुझे क्या करना मालूम है, मुझे ना इस वर्टेक्स को क्या बनाना है मालूम है, इस वर्टेक्स को मुझे बनाना है मैक्सिमम, ठीक है। ये वाला जो वर्टेक्स होगा मेरा, ये इसको मुझे मैक्सिमम बनाना है। अगर मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम डिग्री का मतलब क्या होता है मालूम है, मैक्सिमम डिग्री का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एजेस आप उसमें ऐड कर सकते हो, कितने इंसिडेंट पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को एक आइडिया है, मैं ना सर देखो जितने सेल्फ लूप डालते रहो तो उतने ज्यादा इंसिडेंट पॉइंट आएंगे। तो फिर मैं बोलूंगा आई विल किल यू। बोलोगे क्यों सर, मैं बोलूंगा ये देखो सिंपल ग्राफ मैंने लिखा है, तो सिंपल ग्राफ इट डज नॉट बी हैविंग द पैरेलल एजेस, इट डज नॉट बी हैविंग द लूप। तो मैं फिर से लिखता हूं एन इट इज इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस की ग्राफ है। अब यहां पर हमारे पास में ये 4 वर्टाइसेस आ गया। अब इन 4 वर्टाइसेस में क्या होगा कि इस वर्टेक्स को मुझे क्या करना है मालूम है, अब इस वर्टेक्स को मुझे मैक्सिमम डिग्री देना है। तो अब मैंने 1 डिग्री दे दिया, 2 डिग्री दे दिया, 3 डिग्री दे दिया, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकती है, 3 से ऊपर नहीं हो सकती है। तब मैं लिखूंगा कि सिंपल ग्राफ में कभी भी मैक्सिमम डिग्री होती है ना, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू n-1। सर इट इज इक्वल्स टू n-1 ना, व्हाई इट इज लेस देन और इक्वल टू n-1? अरे ब्रो आपकी ग्राफ तो अलग अलग आ सकती है ना, जैसे n इट इज इक्वल्स टू 4 ले लिया। अब इसकी ग्राफ में अगर ऐसे ड्रॉ कर लूं तो अब मैं पूछूंगी इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, अब बोलोगे सर इसका मैक्सिमम डिग्री 1 है। अब अगर मैंने n इट इज इक्वल्स टू 4 की ये वाली ग्राफ ले ली, तब मैं पूछूंगा कि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, और 0 है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो n-1 होगा, उससे कम भी तो पॉसिबल है ना। तो एक्सट्रीम लिमिट इज n-1। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो द मैक्सिमम डिग्री विल बी व्हाट, द मैक्सिमम डिग्री विल बी n-1। उससे कम भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा लेस देन और इक्वल टू n-1। तो सिंपल ग्राफ में जो मैक्सिमम डिग्री होगा दैट इट विल नॉट बी क्रॉसिंग मोर देन n-1, इट विल बी n-1 और इट विल बी लेस देन n-1। फिर अब हमारे यहां पर थ्योरम नंबर 4 आता है। अब ये थ्योरम नंबर 4 क्या डिसाइड करता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, कि इन सिंपल ग्राफ, ठीक है, इन सिंपल ग्राफ maximum number of edges, maximum number of edges in a simple graph, maximum number of edges के बारे में बात करते हैं कि what is the maximum number of edges in a simple graph। अब अगर मैं n it is equals to 4 ले लूं, ये क्या है भाई मालूम है, ये 4 वर्टाइसेस है, ठीक है। अब जैसे ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स, ये फोर्थ वाला वर्टेक्स। अब इसमें हम लोग जाएंगे और बात करेंगे। इसमें भी क्या करना मालूम है, मैक्सिमम एजेस लेके आना है। अब आप बोलोगे कि सर ये रख दिया मैक्सिमम हो गया, नहीं, ये रखो, ये रखो, ये रखो। अब एक लड़का बोलता है कि सर अभी ये मैक्सिमम हो गया, मैं बोलूंगा भाई ये मैक्सिमम कैसे हो गया, अब इसमें ये जाके मैक्सिमम हो गया। अच्छा आप जरा सोचना कि अगर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये 4 लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, जब ये 4 लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पैक तभी होगा ना, मैक्सिमम एजेस का मतलब क्या होगा कि ये पैक होना चाहिए।
अब ये पैक तभी होगा जब सबकी डिग्री n-1 आ जाए, इसकी भी 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 डिग्री n-1 आ जाए, मतलब सबकी डिग्री n-1 आ जाए। अब ये देखो, ये वाला थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू 2e। तो कितने वर्टाइसेस हैं? n वर्टाइसेस हैं। अब n वर्टाइसेस में n इंटू n-1 इट इज इक्वल्स टू 2e, तो e इट इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कब आएगा? जब n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। कहने का मतलब है कि इट विल बी लेस देन और इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। इससे ज्यादा नहीं जाता है, इससे कम ही होता है। समझ में आ? ठीक है, यू वांट मी टू रिपीट? आई कैन रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। देखो मेरा ना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हम अपने आप से बात करते हैं। आप आज मैं आपको ना ये वाली चीज सिखा के जाता हूं। अब जैसे मुझे यहां पर क्या लेके आना है, अब मुझे ये लेके आना है कि इसमें मुझे मैक्सिमम एजेस चाहिए। अब अगर इसमें मुझे मैक्सिमम एजेस कब आ सकती है, किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम एजेस कब आ सकती हैं? मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आप भी अपने आप से बात करना सीख लो, गेट में अच्छा रैंक आएगा। इसमें मुझे मैक्सिमम एजेस चाहिए, मैक्सिमम एजेस कब होगा? मतलब जितना ज्यादा इसमें है ठूस ठूस के भरोगे उतना ही एजेस। पर एक कंडीशन ये है कि इट हैज टू बी ए सिंपल ग्राफ, मतलब हम पैरेलल एजेस ठूस नहीं सकते, हम लूप नहीं ला सकते। तो व्हाट वी कैन डू इट, वी कैन ट्राई टू पुट नंबर ऑफ एजेस, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एजेस। नाउ द प्रॉब्लम इज कि कितना रख सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अगर ये वाला बाकी के सबके साथ में कनेक्ट हो जाए तब जाके ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये वाला भी बाकी सबके साथ में, ये वाला भी बाकी सबके साथ में, ये वाला भी रिमेनिंग n-1, मतलब ईच वर्टेक्स शुड बी कनेक्टेड टू remaining n-1। दैट मींस डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी n-1। अगर सबकी डिग्री n-1 आ रही है तो गारंटी लेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल, n is a total number of vertices। n let's consider कि n is a total vertices। अब n जो है वो total vertices है, तो n into n-1 it is equals to 2e, तो e it is equals to n into n-1 divided by 2। तो उस ग्राफ का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस n into n- डिवाइड बाई 2 होगा। हाँ, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैक्सिमम लिमिट है इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्लियर? ले भाई सूरज, वही क्लियर भाई। n इंटू n-1 समझ में नहीं आया? अरे टोटल वर्टाइसेस n है, डिग्री ऑफ, बड़े गंदे लोग हो यार। एन इट इज इक्वल्स टू 5 ले लू। अब ये देखो, ये लोग ज्यादा काम करवाने आ गए। 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5।
तो दिस वर्टेक्स मस्ट बी कनेक्टेड टू रिमेनिंग, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये एक, दो, तीन, ये चार। ठीक है, तो डिग्री ऑफ दिस वन इज 4, डिग्री ऑफ दिस वन इज 4, डिग्री ऑफ दिस वन इज 4, डिग्री ऑफ दिस वन इज। ठीक है, हो गया भाई, सेटिस्फाइड। हाँ, तो आंसर इसका 6 होगा ना, पिछले वाले का, इसका नहीं। ठीक है, तो ये है आपका 4 नंबर ऑफ वर्टाइसेस, और इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस आएंगे? 6 आएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन दिस ग्राफ, इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 6। अच्छा, अभी मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें उसके लिए शायद यू विल हेट इट, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा आपको तो फिर मजा भी आ जाएगा। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ये देखना। सर, आपने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो 6 होगा, 6 के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जब मैं n इट इज इक्वल्स टू 4 लूंगा तो इस ग्राफ में, ठीक है, n इट इज इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हो गया? टोटल वर्टाइसेस। लेट मी टेक माई टोटल वर्टाइसेस एज व्हाट? टोटल वर्टाइसेस जो है वो मैं 4 लेता हूं। लेट्स कंसीडर n इट इज इक्वल्स टू 4 लूंगा। अब इसमें क्या होगा मालूम है? इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा, लेट्स कंसीडर कि अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ले लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना आएगा? 6 आएगा। कहने का मतलब है कि आपकी जो ग्राफ होगी वो बेसिकली ये वाली ग्राफ बन के आएगी। ठीक है, अब ये वाली ग्राफ बन के आएगी। ठीक है, अब ये देखना मेरे दोस्त, ये वाली जो ग्राफ है ना, ये मैक्सिमम है। इसके आगे इसमें अगर एज ऐड करोगे ना तो वो क्या सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। मतलब सिंपल ग्राफ का बाउंड्री कंडीशन यहीं तक है, इसके आगे आपको सिंपल ग्राफ नहीं मिलेगा। सिंपल ग्राफ की बाउंड्री कंडीशन यहीं तक है। इसमें एक एक्स्ट्रा एज ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? सबके बीच में तो कनेक्शन हो गया, तो या तो लूप आएगा या तो पैरेलल एजेस आएगा। अब अगर एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो ये देखो पैरेलल एजेस आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल ग्राफ की जो लास्ट कंडीशन है वो ये वाली आएगी। ये यहां पर आके सिंपल ग्राफ खत्म हो जाता है। इसके आगे जो है वो आपको क्या मिलेगा? इसके आगे जो है वो दैट इज नॉट अ सिंपल ग्राफ। सो यहां पर आइदर यू विल गेट पैरेलल, आइदर यू विल बी गेटिंग मल्टी ग्राफ और सूडो ग्राफ। सिंपल ग्राफ इस लाइन के इधर ही होगा, उस लाइन के उधर नहीं होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिंपल ग्राफ, ये जो सिंपल ग्राफ की लास्ट कंडीशन है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कितने सिंपल ग्राफ मिल सकते हैं। जैसे मैं अगर n इट इज इक्वल्स टू 4 लू तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो 0 होगा, राइट? कहने का मतलब है कि ये 4 वर्टाइसेस और इसकी जो ग्राफ आएगी वो 0। ये एक ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद में जब n इट इज इक्वल्स टू 4 वर्टाइसेस लूंगा और एक एज लूंगा तो इसके लिए मेरे को ना अलग अलग तरीके का ग्राफ आएगा। जैसे ये एक ग्राफ है जिसमें 4 वर्टाइसेस एक एजेस का है, ये एक ग्राफ है जिसमें 4 वर्टाइसेस एक एजेस का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ठीक है ये उसके उधर नहीं जा रहा है, तो तुम ये तो बता दो मेरे को कि यहां से लेके यहां तक कितने ग्राफ मिलेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्राफ इफ आई विल हैव 4 वर्टाइसेस। कैन यू ट्राई टू आंसर दिस? टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स व्हेन n इट इज इक्वल्स टू 4। मतलब अगर मैं 4 वर्टाइसेस लूं तो कितने ग्राफ बना सकता हूं? मिनिमम तो 0 एज होगा, मिनिमम तो 0 एज होगा। अच्छा, इसके यहां पर ये एक एम्प्टी स्पेस होता है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि दिस इज नॉट ए ग्राफ, दिस इज एम्प्टी स्पेस। आपकी ग्राफ जो स्टार्ट होती है वो कहां पर होती है? योर वर्टाइसेस शुड नॉट बी व्हाट? योर वर्टाइसेस शुड नॉट बी एम्प्टी। तो ये यहां से ही ग्राफ स्टार्ट होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां से लेके यहां तक ये कितनी ग्राफ बनेंगे, इसको समझाने के लिए मैं चलता हूं और आपको दूसरे तरीके से बताता हूं।
अब देखो भगवान ने मेरी शादी करवा दी, तो मेरे पास दो बीवियां हैं, एक का नाम है वाइफ नंबर 1, एक का नाम है वाइफ नंबर 2। मैंने इनसे पूछा कि काम करो, चलो चलते मूवी देखने। तो अब ये कितने तरीके से मुझे आंसर्स कर सकती हैं? आप बस कमेंट मत करो, यहां देखो। तो ये बोलेंगे कि, एक बोलेगी कि मुझे नहीं जाना, दूसरे बोलेगी मुझे नहीं जाना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक बोलेगी मुझे नहीं जाना, एक बोलेगी कि मुझे जाना है। ये दूसरा तरीका है। फिर एक तरीका ये है 1 और फिर दूसरा तरीका ये है 0, या एक तरीका ये है 1, एक तरीका ये है 1। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है कि टोटल आंसर जो है वो 2:2 होंगे। कहने का मतलब है कि ये कितने तरीके से आंसर्स कर सकती हैं? 2 केसेस से आंसर कर सकती हैं। ये कितने तरीके से आंसर कर सकती है? 2 केसेस से आंसर कर सकती है। या तो हाँ जाना है या तो नहीं जाना है, मतलब 2 केसेस होगा ना। अब समझो कि भगवान की मर्जी से मेरे पास 6 बीवियां हो गई, वाइफ नंबर 1, वाइफ नंबर 2, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वाइफ नंबर 3, वाइफ नंबर 4, वाइफ नंबर 5, वाइफ नंबर 6। अब अगर मैं इनसे पूछूं कि लेट्स गो फॉर अ मूवी, तो ये कितने तरीके से मुझे आंसर कर सकती है? हर एक के पास में दो केसेस हैं। अब अगर हर एक के पास में 2 केसेस हैं, द टोटल पॉसिबिलिटीज मतलब 2:6। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा कि सर 2:6 कैसे आया, क्योंकि 6 वाइफ है और 6 वाइफ क्या होगा कि हर एक वाइफ जो होगा वो 2 केसेस से आंसर देगा। हाँ मूवी चलना है या तो मूवी नहीं चलना है, और ये सबको पता है 2:6 है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि दिस ऑल आर सेइंग कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर वाइफ नंबर 1, ओके आई विल गो, एंड देन रेस्ट ऑफ द वाइफ्स दे आर सेइंग कि नो आई डोंट वांट टू गो। या दूसरा केस ऐसा होगा कि वाइफ नंबर 2 इज सेइंग आई वांट टू गो, एंड देन रेस्ट ऑफ द केसेस दे आर सेइंग दे डोंट वांट टू गो। ओके, नाउ लेट मी introduce all of my wives, and here they are having their name, ठीक है। अब ये देखना, इसमें क्या है ना, ये 6 केसेस हैं। ये एज नंबर 1, ये एज नंबर 2, ये एज नंबर 3, ये एज नंबर 4, ये एज नंबर 5, ये एज नंबर 6, एंड दे आर हैविंग द नेम्स। अब ये नेम हटा के व्हाट आई विल डू, आई विल राइट एज 1, 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड देन दिस इज 6, ठीक है। अब ये देखना, हर एक एज के पास में ना 2 पॉसिबिलिटी है। अब या तो वो एज आएगा या तो वो एज नहीं आएगा। अब जैसे सारे एजेस मना कर देंगे हमको मूवी नहीं देखने जाना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे और ऐसे, मतलब इसमें कोई भी एज नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर ये वाला है, समझो कि ये इफ आई विल ट्राई टू गो फॉर दिस, इसमें इवन बोलता है कि मुझे प्रेजेंट होना है, तो इसके लिए आपकी ये वाली ग्राफ आएगी और ये वाली ग्राफ नहीं आएगी। मतलब हर एक एज के पास में 2 पॉसिबिलिटी है। सो द टोटल नंबर विल बी 2:6। सो इफ n इज अ टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, if n is a total vertices, if n is a total vertices, तो total number of graphs, ठीक है, total number of graphs would be possible, ठीक है, and that will be 2 power n into n minus 1 divided by 2। मतलब हर एक एज के पास में 2 पॉसिबिलिटी होगा। क्लियर है? वर्टाइसेस के पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हर एक वर्टेक्स बाकी की सारी कंडीशंस में पॉसिबल होगा। मतलब देखो, वर्टाइसेस के पास में कोई केसेस नहीं है, यहां पर भी। अब देखो ये टोटल जो केसेस हैं दैट विल बिकम 2:6। यहां पर भी 4 वर्टेक्स, यहां पर भी 4 वर्टेक्स, यहां पर भी 4 वर्टेक्स, हर एक जगह पर 4-4 वर्टेक्स आएगा। वर्टाइसेस डज नॉट हैव एनी अदर पॉसिबिलिटीज। और लास्ट वाला केस, इफ ऑल आर प्रेजेंट, all are present, this is your last case, all the edges will be present, and then it will be looks like this, all the edges will be present. Vertices does not have any other possibility, vertices के पास में possibility नहीं है। केसेस आएंगे किसके पास में आएंगे? एजेस के पास में आएंगे। मतलब हर एक एज के पास में 2 पॉसिबिलिटी होगी। जब हर एक एज के पास में कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 2 पॉसिबिलिटी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आर n into n minus 1 divided by 2, that is why 2 raised to n into n minus 1 divided by 2. I have given a clear explanation related to that. हाँ, सिंपल ग्राफ ही पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, सिंपल ग्राफ ही पढ़ रहा हूं मैं। आ रहा हूं भाई, देव माल्या उस तरफ भी आ रहा हूं मैं।
रुक जा भाई देव माल्या, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 4 वर्टाइसेस, क्वेश्चन में देखो मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी ग्राफ्स, ठीक है, हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल with 4 vertices and 1 edge, 4 vertices and 1 edge। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई मेरे पास ना 4 vertices है और एक एज, कितना ग्राफ बन सकता है? अब देखो ये 4 vertices है, अब एक एज लिया तो एक ग्राफ ये बन सकता है, दूसरा ग्राफ ये बन सकता है, फिर जो तीसरा ग्राफ होगा वो ऐसा बन सकता है। कहने का मतलब है कि टोटल 6 है ना, नहीं 4C1 नहीं होगा ना दोस्त, इट विल बिकम 6C1। अब जैसे ये टोटल नंबर ऑफ एजेस है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ऐसे करके ये E6। तो या तो आप E1 बना सकते हो, या तो आप E2 बना सकते हो, या तो आप E3 बना सकते हो, या तो आप E6 ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि 6C1 क्या कहेगा, 6C1 ये कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने ग्राफ्स बनेंगे। मतलब देखो वर्टाइसेस के पास में चॉइस नहीं है, ये चीज आप लिख लो कहीं तो बुक में लिख लो, वर्टाइसेस डज नॉट हैव अ चॉइस, वर्टाइसेस डज नॉट हैव अ चॉइस, ओनली द एजेस आर हैविंग अ चॉइस। क्यों? क्योंकि 4 हर एक जगह पे परसेंट है। ये क्लियर हुआ क्या? 6C1 तरीके से हम 4 वर्टाइसेस, देखो टोटल पॉसिबिलिटी, अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर। इसमें E1 प्रेजेंट है तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा, फिर E2 प्रेजेंट होगा फिर वैसा एक ग्राफ बनेगा। मतलब ये जो पॉसिबिलिटीज होंगी ना, ये क्या कहेंगी मालूम है, दिस विल बिकम कि 6C1। 6C1 क्या कहेगा कि 4 वर्टाइसेस और सिर्फ एक एजेस। अच्छा इसके बाद में ये क्या चालू हो जाएगा मालूम है, अगर मैं 2 एजेस के बारे में बात करूं कि लेट्स कंसीडर कि 2 एजेस, तो इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा आपका 6C2। तो कहने का मतलब है आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि 6C0 प्लस 6C1 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 6C6 इट इज इक्वल्स टू 2⁶। ये चीज समझ में आई क्या? मतलब ये ऐसी ग्राफ है, ये टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स विद 1 एज, दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ ग्राफ विद 1 एज, दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ ग्राफ विद 2 एजेस, फिर 3 एजेस, फिर 6 एजेस। मतलब सही नहीं बोला था, चैट जरा ऊपर करो, तुम 6C1 से स्टार्ट किए थे ब्रो। कितने लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है ये चीज, कितने लोगों को प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो आई कैन ट्राई टू राइट इट डाउन द जनरल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। इफ n is a total vertices, if n is a total vertices, ठीक है, so number of graphs with e edges will become what? It will become n into n minus 1 divided by 2 CE combination,
6 से 0 आइसोलेटेड के लिए है। क्लियर? डन? ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर द डे। ओके, थैंक यू so much for joining. Have a great day.